सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम भाग 2 के अंतर्गत रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस भाग के अंदर हम गुलाम वंश को कंप्लीट करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इतिहास के अंदर रुचि रखते हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुलाम वंश के अंतर्गत हम पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इल्तुतमिश से आगे दिल्ली सल्तनत में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। कहने का अभिप्राय यह है कि रुकनुद्दीन फिरोज नाम का तो सुल्तान था, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते थे वो कौन लेती थी? उसकी मां शाह तुर्कान लेती थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। जो तुर्की अमीर थे, ये अमीर दिल्ली के अंदर रहते थे और ये अपनी भागीदारी शासन के अंतर्गत चाहते थे, तो ये सुल्तान को प्रभावित करते थे अपनी बातों से या अपने फैसलों से, या सुल्तान के जो फैसले होते थे उन पर अपना प्रभाव रखते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि शाह तुर्कान अपने अवांछित प्रभाव डाल रही है फैसलों के अंतर्गत, तो इन्होंने क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया और उसकी जगह पे रजिया सुल्तान को बेगम या सुल्तान बना दिया। जो रजिया थी उसने लाल कपड़े पहनकर जनता से न्याय मांगा था। अब आगे बढ़ते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में जनता और अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। कब बनाया था रजिया सुल्तान को शासिका? 1236 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं हमेशा पर्दे के अंदर रहती है, लेकिन रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। और पुरुषों की तरह चोगा, चोगा होता है कोट, और कुला टोपी होती है, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। जैसे एक पुरुष राजा या एक पुरुष सुल्तान कोट और टोपी पहनकर दरबार में जाता है, उसी तरह रजिया बेगम भी एक सुल्तान की भांति दरबार में जाने लगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रजिया मलिक जमालुद्दीन याकूत से प्रेम करती थी। तो वही प्रेम करती थी तो सुल्तान बन गई, अब उसको कुछ ना कुछ पद देगी। तो रजिया बेगम ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया, यानी घोड़ों का सरदार बना दिया। जो रजिया सुल्तान की अश्वशाला थी उसका प्रधान, जिसे अमीर ए आखुर कहते हैं, नियुक्त किया था। नेक्स्ट, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया। जब रजिया बेगम सुल्तान बन गई तो इसने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। इस बात से तुर्की के जो अमीर थे वो इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने इसको हटा दिया और इसकी जगह पर मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया।
रजिया बेगम ने बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया। प्रेम करती थी मलिक जमालुद्दीन याकूत से और विवाह किया अल्तुनिया से। अल्तुनिया था बठिंडा का सूबेदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बठिंडा से दिल्ली आते समय रजिया व अल्तुनिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। ये डाकू मोइजुद्दीन बहराम शाह ने ही भेजे थे। अब कैथल में रजिया और अल्तुनिया को मार दिया गया था, वहीं पर इनको दफनाया गया। तो रजिया बेगम का मकबरा कहां पर है? कैथल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। रजिया को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश के पुत्र मोइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो क्वेश्चन बनेगा कि रजिया बेगम के बाद दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बना? मोइजुद्दीन बहराम शाह बना था। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब ए ममलिकात पद का गठन किया गया। अब अमीरों ने देखा कि कोई भी सुल्तान बनता है अपनी मनमानी करने लग जाता है, तो उन्होंने सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए एक नया पद बनाया जिसका नाम रखा गया नायब ए ममलिकात। तो प्रथम नायब ए ममलिकात किसे नियुक्त किया गया? एतगीन को किया गया था। नेक्स्ट, मोइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या 1242 ईस्वी में दिल्ली के तुर्क सरदारों ने की। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। मोइजुद्दीन बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह था। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर आजिब बनाया। और बलबन ने क्या किया? बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद राजा कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद। अब हम नासिरुद्दीन महमूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए ममलिकात नियुक्त किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन किस पद पर नियुक्त था? नायब ए ममलिकात पद पर नियुक्त था। नेक्स्ट, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने क्या उपाधि दी थी? उलूग खां की उपाधि दी थी। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। नेक्स्ट, नसीरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति किसको सौंप दी? बलबन यानी अपने ससुर को सौंप दी। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का शासक बना। अब बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। अब बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अब गुलाम था तो किसने खरीदा था भाई इसको? बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीद कर दिल्ली लेकर आया था। तो ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी बलबन को खरीद कर दिल्ली लेके आया था। इल्तुतमिश ने बलबन को कब खरीदा? ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। नेक्स्ट, रजिया बेगम के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन बनेगा, बलबन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा था। फिर पूछ सकता है कि बलबन कब सुल्तान बना? 1266 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह व रक्त की नीति अपनाई। लौह व रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश ने 40
तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था जिसका नाम रखा था तुर्कान चहलगानी। इसको किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, सीरी नामक नगर किसने बसाया? बलबन ने बसाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने राजत्व के सिद्धांत की घोषणा की वह था बलबन। बलबन के अनुसार सुल्तान नियामत खुदाई होता है। उसने स्वयं को जिल्ले इलाही बताया। जिल्ले इलाही होता है खुदा की परछाई। नेक्स्ट, बलबन ने सिजदा तथा पाबोसा की रीति प्रारंभ की। सिजदा होता है कि जब कोई भी आदमी सुल्तान के सामने जाएगा तो वह अपने घुटने जमीन पर रखकर सुल्तान के सामने सर झुकाएगा, ये था सिजदा। फिर है पाबोसा। पाबोसा होता है कि एकदम पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, ये पाबोसा था। तो सिजदा और पाबोसा की रीति किसने आरंभ की थी? बलबन ने आरंभ की थी। नेक्स्ट, बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरू की। फारसी वर्ष का पहला जो दिन होता है उस दिन नौरोज त्योहार मनाया जाता है। तो नौरोज त्योहार मनाने की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। नेक्स्ट, बलबन ने स्वयं को अफरासियाओं का वंशज घोषित किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसमें उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया और इस बात का उसे सदमा लग गया। इस कारण से 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। अब बलबन की मृत्यु के बाद उसका बेटा या उसका उत्तराधिकारी कैकुबाद राजा बना। बलबन का उत्तराधिकारी कैकुबाद 1287 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो कैकुबाद कब राजा बना? 1287 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, कैकुबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद की मृत्यु लकवा से हुई। लकवा लग गया था कैकुबाद को, इसलिए इस बीमारी के अंदर ही कैकुबाद की मृत्यु हो गई। और फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक बना शमसुद्दीन कैमूर्स। और इस शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की और इस तरह से गुलाम वंश का अंत हो गया। आशा करता हूं आपको गुलाम वंश अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने अलग से नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आपको बार बार किसी मेरी भी वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़े, किसी अन्य की भी नहीं देखनी पड़े। अगर आपके पास अपने नोट्स होंगे तो आप अच्छे से उनको याद कर पाओगे, कभी भी रिवाइज कर सकते हो। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।